हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक रहने वाला है कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब ये टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर रखा है इसको स्टार्ट, और ये इसका सेकंड पार्ट मान सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि भैया कॉशी सीक्वेंस क्या होती है। तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया उस वीडियो को देख लो, उस लेक्चर को देख लो, तब यहां पे आना, तब अच्छे से समझ आएगा। वरना थोड़ा सा इश्यू आ सकता है कि भैया ये कॉशी सीक्वेंस क्या होती है। तो यहां पे एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ के दिखाऊंगा, फिर इसका प्रूफ कराएंगे। प्रूफ के बाद मैं तुम्हें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आज के तुम 5 साल बाद भी ये वीडियो देखोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं जितना आज रखने वाले हैं। सो यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रूफ ऑफ कॉशी जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर प्रूफ की तरफ जाएंगे। और जिसको नहीं पता कि कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, वो लास्ट वाली वीडियो एक बार देख लें। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो इफ एंड ओनली वाला इफ एंड ओनली इफ वाला काम चल रहा है। याद रखना कि एक चीज होगी तो दूसरी होगी। फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब कभी भी कोई सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब करेंगे, जब ये चीज ट्रू होगी। मैंने बताया था ये तो भैया कॉशी होता है, ये तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। यही तो होती है कॉशी सीक्वेंस, जिसमें एक एंड नॉट के बाद, याद करो चीज मैंने तुम्हें बताई हुई है, वेयर पी इज ग्रेटर देन, वेयर पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला पी है ना, ये नेचुरल नंबर से आना चाहिए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि एक एप्सिलॉन नोट, एक एन नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके बाद सारी की सारी टर्म्स का डिफरेंस क्या आने वाला है एप्सिलॉन नोट से छोटा। अब ये एप्सिलॉन नोट हम चूज करेंगे, एन नोट उसके अकॉर्डिंग आएगा। तुम जितना छोटा एप्सिलॉन नोट लेना चाहते हो उतना बड़ा एन नोट आएगा। तुम जितना छोटा एप्सिलॉन नोट लेते हो उतना बड़ा एन नोट आएगा। अगर एन नोट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉशी होगी, कॉशी होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी। अगर कन्वर्जेंट होगी तो वो कॉशी होगी, कॉशी होगी तो ये एन नोट एग्जिस्ट करेगा। तो दो टू वे चलने वाला भी है। तुम गाड़ी यहां से भी चला सकते हो, यहां से भी चला सकते हो। ठीक है, और मैंने इसको और सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख दिया है, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इंप्लाइज इट इज कॉशी, इट इज कॉशी इंप्लाइज ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। टू वे चलने वाली है थ्योरम, इसमें कोई अभी कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए। एक मैं और प्रिकॉशन पहले ही दे दूं कि इसका वन वे प्रूफ तो बहुत आसान है। कन्वर्जेंट से कॉशी पाएंगे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम कॉशी से इस पाएंगे ना, तो यार छोटी छोटी सी थ्योरम्स यूज करने वाला हूं, कि जैसे कॉशी सीक्वेंस जो होती है, हर कॉशी सीक्वेंस बाउंडेड होती है। हर कॉशी सीक्वेंस के एक बाउंडेड या फिर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है। ये छोटी छोटी सी थ्योरम्स है जो कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में तुम्हें नोट्स जो शेयर किए हैं उसमें मैंने दे रखी है सारी की सारी। एक एक लाइन की थ्योरम है, बस उसे पढ़ लेना जल्दी जल्दी, और पढ़ लेना, इतने ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं। बट आज मैं यूज करने वाला हूं तो इसलिए तो मैं पहले ही बता दिया, ताकि ये ना हो कि तुम सोचो कि भैया क्या न्यू थ्योरम्स करा दिया आपने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला एक काम करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करने में एक चीज को पकड़ लेते हैं। मान लेते हैं एन एक सीक्वेंस है, गिवन मान लेते हैं, गिवन। पहला जो पार्ट लेके चलने वाले, लेट एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेकिन भैया एक सेकंड, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, आपने बताया हुआ हमें कन्वर्जेंट सीक्वेंस का तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, देयरफॉर एन हैज अ लिमिट। या फिर ऐसे भी लिमिट भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो इट हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। एक ही बात है, अगर लिमिट लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करने वाली, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने रब कर दिया बट कोई बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मैंने रब कर दिया गलती से, तुम ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट लिखी तुम ब्रैकेट में लिख लो, जो भी मैंने रब करा वो बिल्कुल सही था। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ लिमिट, या ऐसे भी लिख सकते हो हैज अ यूनिक लिमिट पॉइंट। तुम वो ब्रैकेट में लिख लो कि एन हैज अ लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट। मैंने गलती से रब कर दिया थोड़ा फ्लो में, बट तुम ये लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहां पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा तो मान लेते हैं ना कि लेट लिमिट पॉइंट ऑफ एन, लिमिट पॉइंट ऑफ एन इज इक्वल टू एल। एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है एल, ऐसा मान लेते हैं। अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो मैंने तुम्हें लिमिट की डेफिनेशन ही बताई थी। डेफिनेशन क्या हुआ करती थी भैया, ये हुआ करती थी, लिमिट पता होनी चाहिए भैया क्या होती है सीक्वेंस की, मैंने डेफिनेशन बता रखी है, एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ये मैंने डेफिनेशन तुम्हें पहले ही कराई है। लिमिट की डेफिनेशन होती है कि मतलब एक टाइम ऐसा आएगा एन नॉट के बाद
जिसके बाद जैसे मान लो 1/n है, इसकी लिमिट हमारे पास आती है 0, भैया इंफिनिटी रख दोगे 0 आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे मान लो 10,000 भी ऐसी टर्म होगी जिसके बाद भैया वो बहुत क्लोज पहुंच जाएगी 0 के। जैसे तुम यहाँ पे 10,000 रख के देखना तो याद आएगा 0.001, लेकिन एक मिनट 0.01, ये तुम्हें नहीं लगता है 0 के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गया? 0 के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच गया। हाँ भैया ये तो इसके बहुत ज्यादा पास पहुंच गया, समझ गए? तो ये इसके बहुत ज्यादा पास पहुंच गया। यहां से भी मैं यही बताना चाह रहा हूं, इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस लोगे, 0 में से माइनस करोगे अगर 0.0001 तो कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, इसका मोड ले लो, मान लो इसका मोड ले लो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0001। ये बहुत छोटा ही है यार। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, एक एन नोट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, जैसे यहां पे 10,000 एग्जिस्ट कर रहा है, 10,000 एन नोट है, इसके बाद जितनी भी और टर्म्स आने वाले उसमें तो और छोटे डिफरेंस होंगे। अगर तुम 0 में से माइनस करोगे तो और छोटे आएंगे, तो यही मैंने यहां पे भी लिखा, और छोटे आएंगे। अच्छा सही में और छोटे आएंगे इसके बाद वाले, ठीक है। अगर तुमने मेरे को कहा है, पक्का तुमने मेरे को कहा है कि अगर और छोटे डिफरेंस आएंगे तो इसके आगे की अगर मैं कोई भी टर्म ले लूं, मतलब an प्लस पी, जैसे यहां पे nth टर्म मान लेते 10,000वीं टर्म, 10,000वीं टर्म में से माइनस करोगे तो इसको ना एप्सिलॉन बाय 2 मान लेते हैं। मैं भी दिखाता हूं एप्सिलॉन बाय 2 क्यों माना। भैया एप्सिलॉन ठीक तो लिखा था, आप एप्सिलॉन बाय 2 भी मान सकते हैं। भैया कोई भी छोटा नंबर लेना है तो एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया, रीजन अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा, कुछ सोच समझ के लिया मैंने। अच्छा मैं बता था 10,000वीं टर्म अगर तुम लेोगे उसमें से लिमिट को माइनस करोगे तो बहुत छोटा आने वाला है। अब वो बहुत छोटा हमने डिफाइन कर दिया एप्सिलॉन बाय 2। अगर तुम 10,000 में और बढ़ा दोगे टर्म्स तो भैया फिर तो और क्लोज पहुंच जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 के, मतलब अभी भी क्या रहेगा एप्सिलॉन बाय 2 के और छोटा आ जाएगा, उससे और छोटी चीज बनेगी। नहीं समझ पाए? जैसे मैंने ना एप्सिलॉन नोट एक काम करते हैं, एप्सिलॉन को डिफाइन कर देता हूं 0.01 मैंने डिफाइन कर दिया खुद से। अगर मैं लू 100वीं टर्म क्या आ जाएगी 1/100, इसमें से लिमिट पॉइंट को माइनस करना, लिमिट पॉइंट अभी 0 1/n का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01। भैया ये तो इसकी इक्वल ही आ गया, इक्वल नहीं आना चाहिए यार, इक्वल नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये टर्म एन नोट हमारे पास क्या भी 100 कि मतलब जो भी 100 से बड़ी होगी, जैसे मैं 101 टर्म ले लू, 101 ले लू तो 1/101 माइनस 0 ये और छोटी आ जाएगी, अब एप्सिलॉन नोट से छोटी आ जाएगी। अगर मैं ले लू 105 ये एप्सिलॉन नोट से, ये एप्सिलॉन से और छोटी आ जाएगी। मतलब तुम इसको जितना बड़ा करते रहोगे, इस टर्म को जितना बड़ा करते रहोगे तो डिफरेंस और छोटा होता रहेगा, डिफरेंस और छोटा होता रहेगा। जितना मर्जी छोटा हो, हमें तो इससे छोटा चाहिए, इससे छोटा कितना भी छोटा हो हमें कोई लेना देना नहीं, बस वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है भैया, मान लो अगर वो आ भी गया फिर क्या करें उसका, फिर मैं तुम्हें एक नेक्स्ट चीज लिखवाने वाला हूं, तो अपने पे जितनी जगह उसमें ही मैनेज करने की चीजों को कोशिश करते हैं। आ जाओ, अब मैं एक काम करता हूं, निकालना क्या था हमें कोशी सीक्वेंस प्रूव करनी है ना, लेकिन ये कोशी की डेफिनेशन थोड़ी, ये तो लिमिट की डेफिनेशन। अब ये थोड़ी कोशी की डेफिनेशन है, लिमिट की डेफिनेशन है। कोशी की डेफिनेशन तो ऐसे होती है an प्लस पी माइनस an लेस देन एप्सिलॉन, ये तो मैंने पहले ही बताया था। अब लेस देन एप्सिलॉन लाना, कहीं ना कहीं तुम समझ गए होंगे क्यों लिया मैंने एप्सिलॉन बाय 2, अभी दिख भी जाएगा। इसमें मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, l को प्लस कर दो, l को माइनस कर दो, l को प्लस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, किसी सेम चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं an प्लस पी माइनस l, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लूंगा तो an माइनस l, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, आपका बोर्ड है, आप तो बिल्कुल लिख सकते हो, पक्का लिख सकते हो ना माइनस कॉमन लेके। एक प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या तुमने, a प्लस मोड a प्लस बी होता है लेस देन मोड a प्लस मोड b, पढ़ा हुआ है कभी, पढ़ा हमने, चलो आ जाओ इसमें लगा दो प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज लेस देन मोड a प्लस मोड b, दिस इज लेस देन मोड a प्लस मोड b। ये प्रॉपर्टी चाहे तो साइड में लिख भी लेना, a प्लस b क्या होता है लेस देन मोड a प्लस मोड b, ठीक है। लेकिन रुको, ये किससे छोटा था, एप्सिलॉन बाय 2 से, ये किससे छोटा था, एप्सिलॉन बाय 2 से, मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2 से, विच इज एप्सिलॉन। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया an प्लस p इज माइनस n इज लेस देन एप्सिलॉन। ये मक्खी परेशान कर रही है आज, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन।
तुम्हें नहीं लगता है कई चीज देखी देखी से लग रही है? और यहां पे भी देखो, यहां पे भी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन, स्टार्टिंग से तो यही चलता आ रहा है, इस चीज का ध्यान रखें भैया, यही तो प्रूव करना था, यही तो डेफिनेशन होती है कॉशी की। इसका मतलब विच इंप्लाइज एन इज कॉशी सीक्वेंस, भैया यही तो डेफिनेशन हुआ करती थी कॉशी सीक्वेंस की। अब बस ये रह गया कि भैया यहाँ पे आपने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया, क्योंकि भैया हमने कोई भी ऐसी एक तो रीजन ये है कि मेरे को भैया यहाँ पे एंड में दिख गया था एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन नहीं होने वाला। दूसरा एक और रीजन है जो कि मैं कोशी फर्स्ट थ्योरम में तुम्हें बताऊंगा, जब मैं कोशी फर्स्ट थ्योरम कराऊंगा तब एक और रीजन बताऊंगा। अभी के लिए समझ लो, मेरे को आगे ऐसा दिख गया था कि मेरे को एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करना है, ऐड करके एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, एप्सिलॉन नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे को कोशी की डेफिनेशन लिखनी है। यही होती है कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन। मैंने 2 डेफिनेशन लिखी थी लास्ट वीडियो में, जिसमें से एक डेफिनेशन ये थी, ठीक है। अब हमने वन वे तो प्रूव कर दिया, सीक्वेंस प्रूव हो गई, कोशी प्रूव हुई है ना। अब कोशी लेते हैं और कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। चलो आ जाओ, कोशी लेके अब कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे, आ जाओ। अब हमने लेनी है कि गिवन एन इज कोशी। मैंने तुम्हें पहले बताया था अब वाले प्रूफ में, जो मतलब अब सेकंड पार्ट आ रहा है, उस सेकंड पार्ट में हमारे पास बहुत सारे थ्योरम्स यूज होने वाले हैं, सो बी केयरफुल। तो नाउ सेकंड पार्ट में गिवन एन इज अ कॉशी सीक्वेंस, इज अ कॉशी सीक्वेंस, इस चीज का ध्यान दें। ये हमारे पास क्या है, कॉशी सीक्वेंस। अब एक थ्योरम का यूज करने वाला हूं कि एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कॉशी। मैं फिर से बता देता हूं, इनके छोटे छोटे से प्रूफ है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, एक लाइन क्या पढ़ लेना इसे, ठीक है। अभी मैं प्रूफ में जाऊंगा, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। एवरी कॉशी सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर कॉशी सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। पहली हमने थ्योरम यूज की। दूसरी मैं चीज तुम्हें ये करना चाहूंगा, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, दूसरी थ्योरम यूज करने वाला हूं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस। ऐसे नहीं होता कि बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है, जरूरी नहीं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, नहीं सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या होता है, बड़ी एक हमारे पास सीक्वेंस है, उसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट मतलब होती वो भी इनफाइनाइट है। जैसे मान लो ये एन है, जैसे एन है ये 1 बाय एन, मैंने क्या किया, इसका इवन वाला पार्ट निकाल लिया, तो वो हमारे पास इसकी सब सीक्वेंस हो जाएगी। अगर मैंने ओड वाला पार्ट निकाल लिया तो ये इसकी सीक्वेंस हो जाएगी। अब ये इवन ओड क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो सीरीज को तो सारी बता रखी, सारी ये मैंने चीजें तुम्हें बता रखी है, अगर तुम स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो, जो कि कर ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो आ जाओ, यहां तक पहुंच गए, एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करने वाली है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। सो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर एन हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मतलब यहां से तो यही प्रूव हो गया ना, कोशी थी, कोशी से पहुंच गए कि एक कोशी सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। इस यहां तक देखो कोई दिक्कत है तो, और सब सीक्वेंस का लेटर से नाम दे देते हैं ए एन के, इसका नाम है, ये क्या है हमारे पास यह हमारे पास क्या है, एक सब सीक्वेंस है। अब चाहे सब सीक्वेंस है चाहे सीक्वेंस है, अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, यूनिक। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए एन के हैज अ लिमिट एल से, मान लेते हैं उसका लिमिट क्या है, एल से, मतलब खुद से एज्यूम कर लिया कि इसका लिमिट हमारे पास क्या आने वाली है, एल आने वाली है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास सब सीक्वेंस है जो कोशी है, ये भैया एक और थ्योरम हमारे पास आ चुकी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये 3-4 थ्योरम मैं तुम्हें एक साथ दे दूंगा, तो हमारे पास ध्यान रखना, इफ अ सब सीक्वेंस इज कोशी and is convergent and converges to L, then sequence an also converges to L। भैया ये एक थ्योरम हमारे पास उठा गई। तो मैंने कितनी टोटल 3 चीजों का यूज किया, पहली, दूसरी और अभी आया हमारे पास तीसरी। 3 चीजों का मैंने यूज किया, तीनों के प्रूफ तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। then sequence also converges to
और अगर वो एल को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी सीक्वेंस एल को कन्वर्ज कर रही है मतलब वो एल उसका लिमिट पॉइंट है, एल अगर कन्वर्ज कर रही है मतलब लिमिट पॉइंट उसका है, तो मेरे को यही तो प्रूव करना था कि वो कन्वर्जेंट है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो ए एन का लिमिट पॉइंट है वो क्या है, एल। यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर ए एन हैज अ लिमिट एल, जिसका लास्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा विच इंप्लाइज ए एन इज कन्वर्जेंट। जिसका भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एक यूनिक, वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। हैज और बाउंडेड तो है, ए एन इज कन्वर्जेंट, यही हमें प्रूव करना था। देखो कोशी लेके चले थे, कन्वर्जेंट आ गए, और पिछले में कन्वर्जेंट लेके चले थे, कोशी आ गई। तो यही हमें प्रूव करना था। फाइनली हम दोनों साइड से प्रूव कर चुके हैं, 1 वे 2 वे। मतलब ये जो सीक्वेंस है कैसे चलने वाली है, 2 वे चलने वाली। 2 वे का मतलब होता है कि भैया अगर कन्वर्जेंट है तो कोशी है, कोशी है तो कन्वर्जेंट है, हम है तो तुम है, तुम हो तो हम है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, तुम लोग हो तो मैं हूं, वरना अकेले ही देखता रहूंगा क्या मैं अपनी वीडियो। सही बात है ना। तो तुम हो तो मैं हूं, और तुम तो हमेशा रहोगे ही मेरे ख्याल से, है ना। तो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और करते हैं उसे, आ जाओ। अब हम यहां पे करने वाले हैं ये वाला इसका प्रूफ, अप्लाइंग कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस शो दैट दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। अब ये भैया कन्वर्जेंट भी प्रूव कर सकते हैं, नॉट कन्वर्जेंट भी। हाँ, और इतना इजी भैया ये थ्योरम से प्रूव करने वाले हैं हम इसको। पहले बताया था जो इजी वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, सिंपल से, जैसे 1 बाय एन, n बाय n प्लस 1 और n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ये छोटे मोटे वाले क्वेश्चन है ना, वो तो हम पिछले वाली वीडियो में ही सॉल्व कर चुके हैं बेसिक वाली डेफिनेशन से। एक मैंने तुम्हें बेसिक डेफिनेशन भी कराई थी कुछ ऐसी, याद करो लास्ट वीडियो में कराई थी, ऐसा कराया था ना। तो ये तो उससे ही हो जाएंगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन जो है ये आएंगे आज की डेफिनेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा ए एन प्लस पी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए एन तो दे ही रखा है, ए एन प्लस पी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम होगा ए एन प्लस पी निकालना। ए एन प्लस पी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 अप टू सोन चलते 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 हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एन। लेकिन रुकना नहीं है, यहां पे अभी n प्लस 1 आएगा, अगली टर्म आएगी n प्लस 2, आगे चलते चलते आएगी n प्लस p, वेयर p बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे इनको दे देना चाहिए था कि p बिलोंग्स टू, अच्छा वो तो हम खुद ही लेके चलेंगे, सॉरी माय मिस्टेक। क्वेश्चन में तो देते ही हैं कि वो n प्लस p में p जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। यहां पे an क्या आ जाएगा, an हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस अप टू सोन चलते चलते 1 बाई n। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भैया, इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। ध्यान से देखना, इन दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। करो इसको, दोनों को सब्ट्रैक्ट। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, अब हम यहां पे देखने वाले हैं कि अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं, पहले वीडियो देख लेते हैं चल रही, तो अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं तो हमारे पास आएगा 1 बाई एन प्लस 1, 1 बाई एन प्लस 2 अप टू सोन चलते चलते 1 बाई एन प्लस पी। अब यहां पे ना यार मेन चीज तो अभी आती है देखने वाली। अब क्या ये सारी की सारी तुम्हें नहीं लग रहा पॉजिटिव टर्म्स है? हाँ भैया ये सारी पॉजिटिव टर्म्स है। अगर पॉजिटिव है तो क्यों लगा रखा मोड तो नेगेटिव के लिए लगाते हैं, तो ये है ही सारी पॉजिटिव, तो बाहर निकाल दो ऐसे। एन प्लस 1, एन प्लस 2 अप टू सोन चलते चलते एन प्लस पी, ये सारी टर्म्स हमारे पास बन गई। ठीक है भैया, बढ़िया, एकदम मजा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो बताने वाला। क्या 1 से बड़ा है n? जी बिल्कुल भैया, n 1 से बड़ा होगा। अगर मैं दोनों साइड n से ऐड कर दूं तो क्या होगा, n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n प्लस n। अगर मैं n को 1 से बड़ा ले लूं और दोनों साइड n प्लस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करो, इसके रेसिप्रोकल कर दो। ये भैया हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाई n प्लस n इज, ऐसे लिख लो, 1 बाई n प्लस n इज लेस देन 1 बाई n प्लस। लेट मी सी, हम सही लिख रहे हैं, ये बिल्कुल सही लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखते हैं। ऐसे अगर मैं यहां पे लिखूं 2 इज ग्रेटर देन n, तो ऐसे मैं यहां लिख सकता हूं 1 बाई n प्लस n इज ग्रेटर देन 1 बाई n प्लस 2।
ऐसे ही मैं n+3 के लिए, n+4 के लिए, n+5 के लिए, ऐसे ही मैं चलते चलते लिख सकता हूं n+n is less than n+p, where p is less than n, where p is less than n। अगर p n से छोटा हुआ, जो कि होता है, अगर p n से छोटा हुआ तो मैं ये लिख सकता हूं। अगर भैया p n के इक्वल हो गया, तो अगर यहां भी p n के इक्वल हो गया बेटे, तो दोनों इक्वल इक्वल आ जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? ये कितने आ जाएंगे? ये तो p के n, ये तो 1/2n, 1/2n सेम आ जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी। अगर p बड़ा हो गया तो भैया ये चीज छोटी हो जाएगी। ये चीज छोटी थोड़ी होनी है, ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब ये जो p है ये छोटा होने वाला n से। लेकिन भैया ये क्यों करा रहे हो? इसलिए करा रहे हैं n+1 बड़ा है। मैं इसको तो थोड़ा ढंग से लिखना चाहूंगा, तो मैं यहां लिखता हूं 1/n+1 प्लस 1/n+2। थोड़ा सा मैं थोड़ा और चमका के लिखता हूं, इधर वाली साइड को प्लस करो, इधर वाली साइड को प्लस करो, तो क्या बनेगा? 1/n+n, 1/n+n अप टू सोन 1/n+n। और साइन कौन सा है? लेस देन का, तो लेस देन 1/n+1, 1/n+2 अप टू सोन 1/n+p। ये वाली टर्म बड़ी है इससे। ये कितनी बार है? ये भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 p टाइम्स है, p टाइम्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p टाइम्स 1/n+n इज लेस देन 1/n+1 प्लस 1/n। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना यार, मैं बीच में ना घुसाई जाऊं कई चीजों को। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। ये हो जाएगा 1/n+2 अप टू सोन 1/n+p। यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ रही होगी। मतलब ये जो चीज है ये बड़ी होने वाली, और ये क्या है? p/2n। ये जो पूरी चीज है ये किससे बड़ी है? p/2n से। p/2n से बड़ी है, याद रखना। ये जो चीज है हमारे पास p/n+1 ये किससे बड़ी है? p/2n से बड़ी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या होने वाला है? ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखो क्या होने वाला है हमारे पास, कि हम लिख सकते हैं an प्लस p माइनस an, जो कि हमारे पास आ रहा था 1/n+1, 1/n+2 अप टू सोन 1/n+p। ये आ गया हमारे पास, ग्रेटर आ रहा है p/2n से। बट यार तुम्हें नहीं लगता कि जब हम प्रूव करते थे कॉची सीक्वेंस, या फिर जब हम कन्वर्जेंट प्रूव करते थे, तो उसमें तो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था। भैया यहां तो ग्रेटर आ गया। अगर ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। ये तो इस नंबर से ग्रेटर आ गया, ग्रेटर थोड़ी आना चाहिए यार, लेस आना चाहिए। और यहां पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं एप्सिलॉन से, तो अगर मैं एप्सिलॉन मान लूं p/2n एप्सिलॉन मान लूं, तो ये तो ग्रेटर आ गया एप्सिलॉन से। ग्रेटर नहीं, लेस आना चाहिए था। इसका मतलब दिस इज नॉट कन्वर्जेंट, दिस इज नॉट कॉची, इंप्लाइज दिस इज नॉट कन्वर्जेंट। तो भैया ये तो हमारे पास नहीं आई कन्वर्जेंट। अगली सुनो, अगला हमारे पास इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और इसमें तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम कि भैया ये बढ़िया क्वेश्चन करा दिया आपने। सेम क्वेश्चन है, बस सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, और इस बार हमें कन्वर्जेंट प्रूव करना, तो एग्जांपल भी डिफरेंट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखते हैं। वही अप्लाई कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस टू प्रूव an इज कन्वर्जेंट। इस बार an इज कन्वर्जेंट प्रूव करने, तो ध्यान से देखना। 1 प्लस, ऐसे लिख लो, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 अब माइनस 1/4 अप टू सोन चलते 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 लास्ट जो हमारे पास अभी दे रखी है फिलहाल के लिए वो आएगी n-1/1+। लेट मी सी, हमने सही लिखा, 2 डालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, बिल्कुल सही लिखा हमने। इसको प्रूव करना कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, ये प्रूव करना, ठीक है। सबसे पहला काम an+p लिखो। an+p में भैया लिखने चला तो मेरे को मिला 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 अप टू सोन चलते 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 ये मिलेगा -1 की पावर n-1 1/n। अभी तो nth टर्म आई है, इससे आगे भी चलना है। अगर यहां पे भैया मैं n+1th टर्म लिखूं तो यहां n+1 आएगा, यहां उससे एक कम। ऐसे ही चलते 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 लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी। लास्ट टर्म हमारे पास, अगर मैं यहां पे n+p लिखना चाहूं, अगर n थी तो n-1, n+1 है तो n+p है तो यहां आ जाएगा n+p-1। लेट मी सी कि ये दिख रहा है या नहीं, या दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा साइड में।
मैं यहां पे लिख देता हूं इस टर्म को माइनस एन रेज टू पावर n प्लस पी माइनस 1 अपॉन एन प्लस पी। अब मेरे ख्याल से ये विजिबल होगा। अरे यहां से एक कम कर दो, बस ये जो भी लिखा उसमें से एक माइनस कर दो। अब तुम nth टर्म लिखो। nth टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/2 1/3 अप टू सोन चलते 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 माइनस ऑफ दिस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भैया, दोनों को माइनस कर दो, an प्लस पी माइनस an। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं भैया, ये सारी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगी कौन सी, ये वाली, तो इसको लिख दो। मोड के अंदर आ जाएगा -1 की पावर n 1/n प्लस 1। फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस -1 की पावर n प्लस 1 और यहां आ जाएगा n प्लस 2 अप टू सोन चलते चलते -1 की पावर n प्लस पी माइनस 1 अपॉन n प्लस पी। इसको ध्यान से देख लो कि इसमें तो कोई इश्यू नहीं है हमें, और मेरे ख्याल से इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। यहां तक देख लो, पक्का समझ आ गया, गारंटी। यहां से एक काम करते हैं, -1 की पावर n मेरे को कॉमन आती दिख रही है तो ले लेते हैं। सब में से -1 की पावर n कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा -1 की पावर n, ब्रैकेट में बच जाएगा 1/n प्लस 1, और यहां से अगर मैं -1 की पावर n कॉमन लूंगा तो यहां 1 बच जाएगी पावर, तो आ जाएगा माइनस के n प्लस 2 प्लस अगला आएगा प्लस के n प्लस 3 माइनस के n प्लस 4 अप टू सोन चलते चलते यहां कितना बच जाएगा, n कॉमन लिया तो p माइनस 1 बच जाएगा प्लस -1 की पावर p प्लस 1 p प्लस 1 अपॉन में n प्लस। लेकिन एक मिनट भैया, -1 की पावर n मोड लगा रखा आपने, मोड भी लगा रहे हो और -1 की पावर भी लिख लो, कोई लॉजिक तो बना नहीं। तो मोड में इसको हटा सकते हो और बाकी जो टर्म्स बचने वाली है उसको मैं लिख देता हूं। तो ये बचेगी 1/n माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 2। जिसको नहीं समझ आया ये कहां उड़ा दिया भैया, मोड लगा रखा, मोड में नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, तो यहां चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, मोड उसको सही कर लेगा, मोड संभाल लेगा उसे, हमारा मोड सब कुछ संभाल लेगा, हमारा मोड। ओए p-1 था यहां पे, ठीक है, p-1। अब नेक्स्ट स्टेप सुनो, अब हमारे पास क्या करना है, इसमें ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहने वाला है वो रहेगा कि भैया एक काम करो, एक काम करते हैं, इनके पेयर्स बना लेते हैं। देखना ध्यान से कि मैं पेयर्स कैसे बनाने वाला हूं, बड़ी ध्यान से देखना एक बार कि मैं पेयर्स कैसे बनाने वाला हूं। हाँ, तो मैं इसके पेयर्स कैसे बनाने वाला हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1 को ऐसे रखो, इसमें से इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन ले लो माइनस, तो ये बचेगा 1/n प्लस 2 माइनस 1/n प्लस 3। फिर अगली टर्म में से माइनस कॉमन लोगे, 1/n प्लस 4 माइनस 1/n प्लस 5 अप टू सोन चलते 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 लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी, जो भी आएगी उसको लिख लेंगे। लेकिन एक बात तो पक्की है, एक बात पक्की है, ध्यान से देखना, एक बात तो हम गारंटी दे सकते हैं, 1/n माइनस 1 माइनस, अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा तो क्या आएगा, n प्लस 3 इधर जाएगा, n प्लस 2 इधर जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1 अपॉन, करके देख लेना यार, n प्लस 3 इधर भेजो, n प्लस 2 इधर भेजो, तो ये आएगा 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 3 विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इस चीज को ध्यान रखो। दूसरा देखो, अगर मैं यहां पे जाऊं, ये भी हमारे पास n प्लस 5 को इधर भेजो, n प्लस 4 को इधर भेजो, ये आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 4 n प्लस 5 अप टू सोन। तुम कहोगे भैया ये क्वांटिटी तो आप बता रहे हो पॉजिटिव है, ये तो सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव मान लिया, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन 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 ये वाली टर्म का क्या हुआ। अब ये वाली टर्म ध्यान से देखो, क्या ये वाली पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी क्वांटिटी। अगर हम ये वाली क्वांटिटी को आराम से ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आने वाला, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, इसको ध्यान से देखना। अगर मान लो यहां पे एक ऑड नंबर रखूं, अगर यहां पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती, ध्यान से देखना, अगर यहां पे ऑड नंबर मान लो 10 तक ही है टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स है। अगर इवन मैंने ऑड बोला तो 11 मान लो, 11 टर्म्स है, पहले वाले को छोड़ दिया, अगले के दो पेयर बनाओगे तो भैया ये पेयर के अंदर आ जाएगा, पहला छोड़ रहे हो ना तो ये पेयर के अंदर आ जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा,
1/n-1, मैंने -1 कहां से आ गया, +1 चल रहा है, इसे +1 कर लेना। अब 1/n+1 में ये सारी चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये पॉजिटिव नंबर है। मैं तुम्हें अभी अभी बताया था 1/n में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था 1/m, लास्ट वीडियो में बताया था, सॉरी, ये मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो भैया ये छोटा ही तो होगा 1/n+1 से, नहीं समझे? इसमें से कुछ माइनस ही तो हो रहा है। अगर 10 में से कुछ माइनस करोगे तो 10 से तो छोटा ही आएगा। अगर 1/n+1 में से ये सारी चीजें माइनस करोगे, सारी की सारी चीजें माइनस करोगे तो 1/n+1 से तो छोटा ही आएगा। समझ पा रहे हैं भाई? सिंपल सिंपल सी बात है यार, कि अगर 10 में से कुछ माइनस करोगे तो 10 से तो छोटा ही आएगा ना। वही लॉजिक मैंने यहां लगा रखा। लेकिन भैया ये तो छोटा नहीं हुआ करता था एप्सिलॉन से। बिल्कुल सही बोल रहे हो यार तुम। इसका मतलब ये तो एप्सिलॉन से छोटा हुआ करता था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि an+p - an ये छोटा होना चाहिए एप्सिलॉन से। वेयर ये छोटा किससे आया फिलहाल के लिए? 1/n+1 से, विच इज लेस देन एप्सिलॉन, विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से अगर हम देखें, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, यहां से देख लो एप्सिलॉन बड़ा होना चाहिए इससे। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन n+1 देन an+p, मार्कर चलना हो चुका है बंद, an+p - an इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन n की वैल्यू निकाल लो, क्या आनी चाहिए? n की वैल्यू आ जाएगी n+1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1/ε0, 1/ε, n हमारे पास आ जाएगा 1/ε n की वैल्यू भी मिल गई। कि मतलब इस n के बाद सारे के सारे डिफरेंस के आ जाने वाले हैं, बहुत छोटे आ जाने वाले हैं। और हमने यहां से प्रूव कर दिया, अगर मेरे को एक एप्सिलॉन एक n की वैल्यू मिल रही है, मतलब वो क्या है? कॉशी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर मेरे को एक ऐसा n मिल जाता तो सीक्वेंस कैसी है? कॉशी है। तो भैया लिख तो नहीं पा रहा हूं मैं, पूरी जान लगा के मार्कर चला रहा हूं फिर भी, बट समझ लो, इंक फिल करने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा। देन an इज कॉशी सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस। अब ठीक, तो फाइनली हमने दो एग्जांपल भी लिए और देखा कि भैया कैसे कॉशी जनरल प्रिंसिपल वर्क करता है। पहले मैं समराइज कर देता हूं सारे मेथड को, यहां से रब करके ओरली समराइज कर दूंगा ताकि तुम्हारे को कोई दिक्कत ना आए। भैया सीधा सीधा सा मेथड हमारे पास क्या है कि तुम nth टर्म निकालो। nth टर्म तो चलो तुम्हें दी ही होगी, n+pth टर्म निकालो, मतलब nth टर्म तुम्हें दी है, उसके आगे और टर्म्स निकालो, n+1 n+2 n+3 ऐसे टर्म निकाल के n+p तक ले जाओ। दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस लेने के बाद सोचो, थोड़ी सी मैनिपुलेशन लगेगी जो कि प्रैक्टिस से आ जाएगी तुम्हें। तो ऐसा कुछ सोचो कि वो किससे, उसका मोड हटाना है मुझे किसी ना किसी तरीके से। अब मोड कैसे हटाएं? वो मोड हटाने के लिए तुम्हें मैनिपुलेशन लगेंगी, जैसे मैंने यहां पे मैनिपुलेशन लाई थी कि किससे छोटा होगा वो मोड, वो जो मोड है वो किससे छोटा होगा या किससे बड़ा होगा, बस वो निकाल लो नंबर। वहां पे अब मेन टास्क तुम्हारा आने वाला है कि वो कैसे निकालने, वो मैनिपुलेशन कैसे करें। तो वहीं पे मेन दिमाग लगता है, जो कि आएगा प्रैक्टिस से। पहले प्रैक्टिस करो, नोट्स ऑलरेडी मैंने तुम्हारे को दे रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और प्रैक्टिस शीट्स भी सारी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो वहां से अब करो प्रैक्टिस। क्योंकि ये चीजें जो मैनिपुलेशन है ना, ये नहीं आएंगे ऐसे, ये आएंगे प्रैक्टिस से। सो डू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो। और एक बार तुमने प्रैक्टिस करके सेकंड वाला पार्ट सीख लिया ना यार, कि मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, वो लेस देन का मेरे को कैसे पता चला कि भैया वो वो दो टर्म्स को इकट्ठा करना है। भैया आपने वो पहली वाली दो टर्म्स इकट्ठी क्यों नहीं की, बाद वाली दो टर्म्स क्यों इकट्ठी की? ये सारी चीजें भैया तुम्हें आएंगी प्रैक्टिस से। ये सारी चीजें किससे आएंगी? प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, ठीक है? सो आई होप कि आज की वीडियो में मजा आया होगा। और भी इसके क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लो। पहले मैं थोड़ी सी सीरीज खत्म कर लूं रियल एनालिसिस की, फिर क्वेश्चंस वाली सीरीज लेके आऊंगा, मजा करेंगे एकदम। और आई होप कि वीडियो पसंद भी आ रही हो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।